नम नमस्कार दोस्तों। कक्षा 12 के नामक के मूल तत्व विषय के भाग 1 के प्रकरण 4 साझेदारी का पुनर्गठन के बारे में आज हम पढ़ाई करने वाले हैं। दोस्तों, इस चैप्टर से आपको सेक्शन ए में 1 मार्क्स का वैकल्पिक प्रश्न, सेक्शन बी में 1 मार्क का छोटा क्वेश्चन और सेक्शन सी में 3 मार्क का एक एग्जाम्पल पूछा जाएगा। इस तरह से इस चैप्टर से आपको टोटल 5 मार्क्स के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में हम जो पढ़ाई करने वाले हैं उसमें सबसे पहले प्रास्ताविक या प्रस्तावना, जिसमें साझेदारी पुनर्गठन के बारे में आवश्यक जानकारी की पढ़ाई करेंगे। दूसरी बात, चालू साझेदारों के बीच, मानी कि साझेदारी पीढ़ी के जो साझेदार हैं उनके बीच लाभानी वितरण या बंटवारे के प्रमाण में जो परिवर्तन होगा उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। तीसरी बात, जब भी साझेदारों के बीच पुनर्गठन किया जाता है तब साझेदारी पीढ़ी की संपत्ति और दायित्व का भी पुनः मूल्यांकन किया जाता है। तो जब ऐसा पुनः मूल्यांकन किया जाए तो उसकी हिसाबी असर किस तरह से दी जाएगी उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। चौथी बात, साझेदारों के बीच अनामत और एकत्रित लाभ का वितरण किस तरह से होगा उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। अनामत किसे कहा जाता है वो हम 11वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। और 5वीं बात, ख्याति के बारे में पढ़ाई इस चैप्टर में हम करेंगे। तो प्रस्तावना से शुरू करें तो आगे के पाठ में हमने साझेदारी पीढ़ी के स्वरूप और वार्षिक हिसाब आदि के बारे में अभ्यास किया है। इस पाठ में आप साझेदारी पीढ़ी का पुनर्गठन अर्थात विभिन्न कारणों से साझेदारी में होने वाले परिवर्तन का अभ्यास करने वाले हो। तो साझेदारी में किन कारणों से परिवर्तन होता है, ऐसे कारण देखें तो साझेदारी में परिवर्तन के कारण 3 हैं। उसमें सबसे पहला, चालू साझेदारों के बीच लाभ हानि के वितरण के प्रमाण में बदलाव हो। वर्तमान जो साझेदार है उनका लाभ हानि का प्रमाण बदला जाए तो साझेदारी का पुनर्गठन है। दूसरा कारण, नए साझेदार का प्रवेश। वर्तमान साझेदारी में नए साझेदार को जोड़ा जाए तो भी लाभ हानि का प्रमाण में परिवर्तन करना पड़ेगा। उसी तरह चालू साझेदारी पीढ़ी में से कोई साझेदार निवृत्त हो
या साझेदार की मृत्यु हो तो ऐसी स्थिति में भी साझेदारी में परिवर्तन होगा। इन 3 कारणों से साझेदारी में परिवर्तन होता है। इन साझेदारी परिवर्तन के 3 कारणों में से इस पाठ में चालू साझेदारों के बीच लाभानी वितरण या बंटवारे के प्रमाण में होने वाले परिवर्तन का विस्तृत अभ्यास या गहराई से अभ्यास हम करने वाले हैं। साझेदार के प्रवेश या निवृत्ति या मृत्यु की चर्चा आगे के चैप्टर नंबर 5 और 6 में हम करने वाले हैं। माने चैप्टर नंबर 5 में नए साझेदार के प्रवेश के बारे में पढ़ाई करेंगे और चैप्टर नंबर 6 में साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। लेकिन वर्तमान चैप्टर में चालू साझेदारों के बीच लाभानी प्रमाण में परिवर्तन हो तो उसका किस तरह से गिनती की जाएगी उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ाई करने वाले हैं। चालू साझेदारों के बीच लाभानी वितरण के बंटवारे में परिवर्तन के बारे में देखें तो सामान्य रूप से साझेदारी पीढ़ी में एक बार पीढ़ी के साझेदारों के बीच लाभानी का प्रमाण निश्चित हो जाने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं किया जाता है। दोस्तों, जब साझेदारी शुरू हुई होगी तब साझेदारों ने आपस में निश्चित किया होगा कि लाभानी किस प्रमाण में बांटे जाएंगे, तो उसमें कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे कि अ और ब 2 साझेदार हैं, उन्होंने 3/2 के प्रमाण में लाभानी बांटने का निश्चय किया है, तो सामान्य रूप में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन कई बार भविष्य में कई कारणों से उसमें बदलाव करना आवश्यक हो तो ऐसी स्थिति में चालू साझेदार परस्पर सहमति से माने आपसी समझौते से उसमें परिवर्तन कर सकते हैं और ऐसा परिवर्तन निम्न कारणों से साझेदार कर सकते हैं। माने निम्नानुसार कारण से साझेदारी में परिवर्तन हो सकता है। पहला, जब कोई साझेदार पीढ़ी का संचालन या प्रबंध करता हो, माने साझेदारी पीढ़ी की जिम्मेदारी जो भागीदार संभालता है, उसकी नादुरुस्ती माने उसकी सेहत के कारण या कोई निजी कारण से वो भविष्य में धंधे का संचालन कर सके, ऐसी स्थिति में न हो, तो ऐसी स्थिति में उसका काम दूसरे साझेदार को करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में लाभानी प्रमाण में बदलाव होगा। दूसरा, साझेदार धंधे में पर्याप्त समय न दे सकता हो, तो ऐसी स्थिति में उसका कार्यभार दूसरे साझेदारों को उठाना होगा। तो जो साझेदार ज़्यादा काम करेगा वो ज़्यादा लाभ की अपेक्षा रखेगा, उस कारण से भी लाभानी वितरण के प्रमाण में बदलाव होगा। तीसरा, साझेदार की मृत्यु या निवृत्ति के कारण, क्योंकि जो साझेदार निवृत्त होगा या जिसकी मृत्यु होगी उसके हिस्से का जो लाभ होगा उसके बंटवारे का प्रश्न उपस्थित होगा, इसलिए भी साझेदारी के लाभानी प्रमाण में परिवर्तन होगा।
और चौथा, नए साझेदार का प्रवेश। जब भी साझेदारी में, वर्तमान साझेदारी में नए साझेदार को जोड़ा जाए तो लाभ की अपेक्षा साझेदारी में जुड़ने वाला है, इसलिए भी साझेदारी के लाभ हानि वितरण प्रमाण में परिवर्तन होगा। तो इन 4 कारणों से साझेदारी वितरण का प्रमाण बदलेगा। ये बात उदाहरण द्वारा देखें तो हमें यहाँ एक उदाहरण दिया गया है कि विराट और वामन 1:1 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। माने समान हिस्से में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। वामन का स्वास्थ्य अच्छा न होने के कारण वो पर्याप्त समय नहीं दे पाता। माने वामन का स्वास्थ्य अच्छा न होने के कारण वो धंधे के लिए सही वक्त नहीं दे सकता है, इसलिए दोनों साझेदारों ने नया प्रमाण 2:1 निश्चित किया। अब पहले दोनों साझेदार समान हिस्से में लाभ बांटते थे, 1:1। अब 2:1 के प्रमाण में साझेदारों ने हिस्सा बांटने का निश्चित किया। तो अब इस बदलाव के कारण विराट को 2/3 भाग मिलेगा और वामन को 1/3 भाग मिलेगा। पहले दोनों साझेदारों को 1/2 भाग प्राप्त होता था। तो अब ऐसा कहा जा सकता है कि विराट को पहले से ज़्यादा भाग मिलेगा और वामन को पहले से कम लाभ प्राप्त होगा। तो दोनों के भाग में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए भाग के परिवर्तन के लिए सूत्र दिया जा सकता है कि पुराना भाग माइनस नया भाग। इस सूत्र का उपयोग करने पर अगर हमें उत्तर प्लस में मिले तो उसे लाभ के प्रमाण में कमी कहा जाएगा, माने साझेदार का त्याग कहा जाएगा। और इस सूत्र का उपयोग करने पर उत्तर हमें माइनस में मिले तो लाभ के प्रमाण में वृद्धि हुई या साझेदार को लाभ हुआ, ऐसा कहा जाएगा। अब सूत्र से देखें तो विराट को मिलते लाभ में परिवर्तन, विराट का पुराना भाग माइनस नया भाग, पुराना भाग 1/2 माइनस नया भाग 2/3, लसा 6 लेने पर हमें परिणाम मिलेगा -1/6। तो ऐसा कहा जाएगा कि परिणाम माइनस में आया तो विराट को लाभ हुआ। तो और वामन का परिवर्तन, तो वामन का पुराना भाग माइनस नया भाग, पुराना भाग 1/2, नया भाग 1/3, तो हमें परिणाम +1/6 प्राप्त हो रहा है। तो परिणाम प्लस में आया, इसलिए वामन त्याग कर रहा है और वामन ने जो त्याग किया वो विराट के लिए लाभ बना। तो माने 2 साझेदार हो तो एक का त्याग होगा और दूसरे का लाभ होगा।
उपरोक्त गणना से देखा जा सकता है कि विराट को प्राप्त लाभ के प्रमाण में 1/6 भाग की वृद्धि हुई, जबकि वामन के लाभ के प्रमाण में 1/6 भाग की कमी हुई। माने वामन ने 1/6 भाग खोया और 1/6 भाग विराट को मिला। इस प्रकार विराट के लाभ के प्रमाण में हुई वृद्धि को लाभ और वामन के लाभ के प्रमाण में हुई कमी को त्याग के रूप में पहचाना जाएगा। यहाँ उदाहरण में वामन का त्याग विराट का लाभ बनता है। सामान्य रूप से जब भी चालू साझेदारों के बीच लाभ हानि वितरण के प्रमाण में परिवर्तन हो, तब अमुक साझेदार को अपने लाभ के भाग का त्याग करना पड़ता है, जो अन्य साझेदारों के लिए लाभ बनेगा। इसलिए साझेदारी के पुनर्गठन के समय इस संदर्भ में दो महत्व के मुद्दे उद्भवित हो रहे हैं, एक त्याग का प्रमाण और एक लाभ का प्रमाण। दोस्तों, एग्ज़ाम में त्याग का प्रमाण या लाभ का प्रमाण ज्ञात करने के संदर्भ में 3 मार्क के एक एग्जाम्पल पूछा जाता है। दोस्तों, आज जो हम इस वीडियो में पढ़े, उस वीडियो का आपको ध्यान से अभ्यास करना है। फिर आगे त्याग और लाभ के प्रमाण के बारे में नए वीडियो में हम पढ़ाई करेंगे।